हेलो टू एवरीवन, पीएसपी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है एक सेल ऑर्गेनल जो लाइसोसोम जिसको कहते हैं। लाइसोसोम जो होता है वह उसकी संरचना के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में हम आज देखने जा रहे हैं। तो लाइसोसोम जो होते हैं वह लाइसोसोम क्या होता है, तो सबसे पहले जो लाइसोसोम शब्द होता है या वर्ड है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है लाइसो प्लस दूसरा जो होता है उसे कहते हैं सोमा। तो लाइसो का मतलब तो जिसमें होता है डाइजेस्टिव, मतलब पाचन करने वाला, तो डाइजेस्टिव या पाचन करने वाला। और सोमा का मतलब जो होता है बॉडी अथवा काय होता है। तो यह जो लाइसोसोम वर्ड होता है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है लाइसो प्लस दूसरा होता है सोमा, जिसमें लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव, मतलब पाचन करने वाला, और सोमा मतलब बॉडी, मतलब काय, ऐसा बॉडी का अंग या शरीर का ऐसा अंग जो क्या कर सकता है, डाइजेशन या पाचन करने से रिलेटेड होता है। तो उसका मतलब वो लाइसोसोम का मतलब ही क्या हो गया, डाइजेशन से रिलेटेड अंग होता है यहाँ। अब सबसे पहले जो लाइसोसोम वर्ड होता है वह किसके द्वारा दिया गया, तो यह जो नेम था वो नेम किसके द्वारा दिया गया था, ड्यूक नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। तो ड्यूक नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किया, लाइसोसोम का नाम दिया था। अब उसके आकार की बात करते हैं तो अभी तक लाइसोसोम का कोई आकार फिक्स्ड नहीं होता है, निश्चित आकार नहीं होता है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया से इसका आकार, लाइसोसोम का जो आकार होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया से तो क्या होता है, कम होता है। लेकिन जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम के अणु से इसका आकार क्या होता है, लाइसोसोम का बड़ा होता है। तो आकार या शेप की बात करते हैं जब, तो वैसे क्या है, अनिश्चित है। लेकिन अनिश्चित आकार होने के बावजूद भी अगर इसको आकार को डिफाइन करना अगर चाहते हैं हम, तो कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से क्या है, छोटा, माइटोकॉन्ड्रिया से छोटा। व या दूसरा हम क्या कह सकते हैं इसको कि ये राइबोसोम जो होते हैं, इन राइबोसोम से इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। राइबोसोम से बड़ा आकार, दो टाइप का यहाँ पर हमने आकार को डिफाइन करने के लिए इसको बोल दिया कि एक तो माइटोकॉन्ड्रिया से छोटा आकार होता है और राइबोसोम से क्या होता है, यह बड़ा आकार इसमें पाया जाता है। अब नेक्स्ट इसकी बात करें कि यह पाया कहाँ जाता है, इसकी अकरेंस कहाँ, प्राप्ति स्थल कहाँ होता है। तो अकरेंस कहें तो हम ये क्या होता है, जितने भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, हम जानते हैं, पहले हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ी हैं, तो हम देखते हैं कि जितने भी सेल ऑर्गेनल या कोशिका अंग होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर यह उपस्थित होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है इनमें अधिकांश जो कोशिका अंग होते हैं, इन सभी कोशिका अंगों का क्या होता है, अभाव इनमें पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में तो एक तो इनकी प्रेजेंस हो गई यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक सेल्स में। दूसरा जो फंजाई अथवा कवक जो पाई जाती है, कवक या फंजाई में भी यह पाए जाते हैं लाइसोसोम, फंजाई में। दूसरा जो शैवाल पाई जाती है, शैवाल या एल्गी जिसे कहते हैं, तो शैवाल और एल्गी में भी यह क्या होती है कि यह पाए जाते हैं। लेकिन मोस्टली सभी प्रकार के जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इन सभी में क्या होते हैं, लाइसोसोम पाए जाते हैं। और कवक और शैवालों के अंतर्गत भी इनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट, ये तो हमने इसकी नॉर्मल बात करी, अब देखते हैं इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी परासंरचना किस प्रकार होती है। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम, या इसको हम कह सकते हैं कोशिका की या लाइसोसोम की परासंरचना, लाइसोसोम की
लाइसोसोम की बड़ा संरचना। अब जो लाइसोसोम की बड़ा संरचना की बात करते हैं तो सबसे पहले जो लाइसोसोम होता है वो बहुत ही छोटा ऑर्गन होता है या छोटा सेल ऑर्गेनल है, सूक्ष्म जिसको कह सकते हैं। तो ये सूक्ष्म होता है, प्लस इसकी सूक्ष्म है एक तो, दूसरा इसकी जो संरचना होती है उस संरचना में चारों तरफ एक कलाएं पाई जाती हैं या मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, इसी कारण से इसको दूसरा क्या कहते हैं, कलाबद्ध कहते हैं। कलाबद्ध भी इसको कहा जाता है। प्लस इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, गोलाकार आकृति लिए हुए यह संरचना यहाँ पर पाई जाती है। तो एक तो सूक्ष्म संरचना होती है, कलाबद्ध होता है, मतलब इसमें चारों तरफ से इसकी संरचना के चारों ओर मेम्ब्रेन्स अथवा कलाएं पाई जाती हैं, और गोलाकार आकृति या कोई भी अन्य आकृति लिए हुए यह हो सकता है, या अन्य आकृति की कोशिका द्रव्य ये संरचना है। या अन्य आकृति की कोशिका द्रव्य संरचना है, मतलब यह एक साइटोप्लाज्म के अंतर्गत ही पाई जाने वाली द्रव संरचना होती है, जो कि सूक्ष्म कलाबद्ध उसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, और एक गोलाकार संरचना भी लिए हुए होती है। कोशिका द्रव्य संरचना है। अब कोशिका द्रव्य संरचना है, प्लस इसकी जो हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका व्यास या डायामीटर कितना होता है, या देखते हैं हम, तो इसका जो व्यास होता है वो 0.25 से लगाकर 0.8 μm तक का इसका क्या होता है, इसमें व्यास देखने को मिलता है। तो इसका डायामीटर कितना है, 0.25 टू 0.8 μm तक का इसका क्या होता है, व्यास देखने को मिलता है। अब इसकी स्ट्रक्चर डायग्राम देखें हम तो इस प्रकार का यह सेल ऑर्गेनल्स होता है। यह जो संरचना है वो उसकी मेम्ब्रेन्स या कलाबद्ध संरचना जिसे हमने कहा है, वही कलाबद्ध संरचना से घिरी हुई इस लाइसोसोम देखने को यहाँ पर हमको मिलता है। कलाबद्ध रूप से यह क्या है, तो एक ये कलाबद्ध मेम्ब्रेन्स होती है, या इसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन्स होती है। अब जब लाइसोसोम की बात करते हैं तो लाइसोसोम जो होता है उसकी संरचना के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलते हैं कि यह एंजाइम से भरपूर संरचना होती है, या इनकी संरचना में एक ग्रेन्यूल्स पाई जाती है या संचयनकारी कण होते हैं। यह संचयनकारी कण जो होते हैं वो क्या करेंगे, संचयन का कार्य करते हैं, मतलब कलेक्शन बनाने का काम करते हैं, स्टोरेज करने का काम करते हैं। तो जो स्टोरेज करते हैं वो किन पदार्थों का करते हैं, तो इनकी संरचना के अंदर जो स्टोरेज करने के लिए स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होती है वह एंजाइम्स का क्या करती हैं, संचयन करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होती है, दो से तीन क्या होती है, संचयनकारी कण होते हैं या स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं, वह एंजाइम्स का क्या करती है, संग्रह करने का काम करते हैं। बाकी इसके अंतर्गत इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है। लाइसोसोम्स एक लाइसोसोम की संरचना में अधिकतम हमको क्या देखने को मिलती है, मेन संरचना एक कलाबद्ध मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, और दूसरा एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स क्या होते हैं, संचयनकारी कण अथवा जो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं, इन स्टोरेज ग्रेन्यूल्स की संरचना के अंतर्गत संचित रहते हैं। तो यह हो गई लाइसोसोम्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अब ये जो मेम्ब्रेन्स पाई जाती है या कलाएं जो होती है, ये मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो यह जो मेम्ब्रेन होती है वह लाइपोप्रोटीन से निर्मित होती है। ये मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लाइपोप्रोटीन से निर्मित मेम्ब्रेन होती है। लाइपोप्रोटीन से
निर्मित। अब यह जो लाइपोप्रोटीन से निर्मित मेम्ब्रेन्स होती हैं, इन कलाओं पर क्या होते हैं कि दो प्रकार के विशिष्ट पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं। दो विशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं हम यहाँ पर देखें तो यह दो पदार्थ एक तो होता है लेविलाइजर्स और जो दूसरा होता है वो क्या होता है स्टेबिलाइजर्स। अब यहाँ देखते हैं हम लाइसोसोम की कलाओं पर दो विशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। जो मेम्ब्रेन्स हमने अभी देखी, इस मेम्ब्रेन्स पर क्या होते हैं दो प्रकार के विशिष्ट पदार्थ यहाँ होते हैं। एक तो होता है यहाँ पर लेबिलाइजर्स जिसको कहते हैं लेबिलाइजर्स, और सेकेंड जो पदार्थ होता है वो होता है स्टेबिलाइजर्स। एक होता है लेबिलाइजर्स और दूसरा जो होता है वो स्टेबिलाइजर्स। ये दो पदार्थ जो होते हैं वो एक पदार्थ जो लेबिलाइजर्स होता है वो तो क्या करता है जो मेम्ब्रेन होती है इस मेम्ब्रेन को विघटित करने का काम करता है। लेबिलाइजर्स क्या करेगा यहाँ पर विघटन का कार्य करता है। किसका विघटन करेगा तो जो कलाएं होती है या मेम्ब्रेन्स होती है उसको विघटन का कार्य करता है, विघटित करता है। और जो स्टेबिलाइजर्स होता है यह क्या करता है स्टेबिलाइजर्स मतलब स्टेबल करने का काम करता है। स्टेबल मतलब स्थायित्व देने का काम करता है। तो यह क्या कार्य करेगा स्थायित्व देने का कार्य करता है, स्थायित्व देने का कार्य। तो यह हमने दोनों देखा कि लेबिलाइजर्स जो है वह तो मेम्ब्रेन को या कलाओं को क्या करता है विघटित करता है, और जो स्टेबिलाइजर्स होता है वह तो क्या करेगा जो मेम्ब्रेन अथवा कलाएं होती है उन मेम्ब्रेन्स को स्थायित्व देने का या उसको स्टेबल करने का काम करता है। अब लेबिलाइजर्स जो पदार्थ होता है वह किसका बना हुआ था वह देखते हैं हम। तो एक तो यह विटामिन का बना होता है, विटामिन, प्रोटीन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन से निर्मित होता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन से निर्मित यह पदार्थ होता है। तो यह जो नेबुलाइजर्स है वो तो विघटन से रिलेटेड काम है और ये किससे निर्मित है तो एक विटामिन, प्रोटीन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आदि से निर्मित होता है। अब स्टेबिलाइजर्स की बात करें तो यह किससे निर्मित होता है तो स्टेबिलाइजर्स होता है वह कोलेस्ट्रॉल, कार्टिसोन और हिपेरिन से निर्मित होगा। कार्टिसोन तथा हिपेरिन यह तीनों पदार्थ मिलकर के क्या करते हैं स्टेबिलाइजर्स का निर्माण करते हैं। तो स्टेबिलाइजर्स किसका बना है कोलेस्ट्रॉल, कार्टिसोन और हिपेरिन से निर्मित होता है। और यह जो कलाएं अथवा मेम्ब्रेन होती है उनको क्या करेगा स्थायित्व देने का कार्य करता है। यह तो बात होती है इसकी लाइसोसोम की कलाओं की जो कि इसकी संरचना में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अब नेक्स्ट इसकी टाइप्स की बात करते हैं, टाइप ऑफ लाइसोसोम्स। टाइप ऑफ लाइसोसोम, तो लाइसोसोम जो होते हैं यहाँ पर कितने टाइप के होते हैं 4 प्रकार के लाइसोसोम्स देखने को मिलते हैं। 4 टाइप्स के, चारों प्रकार के जो लाइसोसोम होते हैं उसमें फर्स्ट जो टाइप होता है उसका नाम है प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम, ये प्राइमरी लाइसोसोम्स जो होते हैं जिसको हम क्या कह सकते हैं प्राथमिक लाइसोसोम्स भी हिंदी में कह सकते हैं। और यह जो लाइसोसोम होता है नाम से स्पष्ट है प्राइमरी मतलब सबसे पहले बनने वाले लाइसोसोम होते हैं। तो इसकी एक बात और नोटिस करने की, सबसे पहले या सबसे सर्वप्रथम बनने वाला लाइसोसोम कौन सा है तो प्राइमरी लाइसोसोम सबसे
पहले बनने वाला लाइसोसोम, सबसे पहले बनने वाला लाइसोसोम होता है यह। इन लाइसोसोम्स के अंदर हमने पहले ही जब इसकी संरचना के बारे में देख रहे थे तो हमने क्या कहा था कि इनकी संरचना में एक संचयनकारी कण होते हैं, और यह संचयनकारी कण कहाँ पाए जाते हैं, तो प्राइमरी लाइसोसोम्स की संरचना में पाए जाते हैं। अब यह संचयनकारी कण या स्टोरेज ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, संचयन करने का कार्य करते हैं अथवा स्टोर करने का काम करते हैं, मतलब इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो यह एंजाइम्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और एंजाइम्स को स्टोर करके रख रहे हैं, इट मीन्स इन प्राइमरी लाइसोसोम्स की संरचना के अंतर्गत क्या भरा हुआ है, लाइसोसोम्स जो होते हैं या एंजाइम्स जो होते हैं इन लाइसोसोम्स में क्या होंगे, भरे हुए रहते हैं। तो इनमें क्या हुआ, लाइसोसोम्स भरे होते हैं और एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। जो एंजाइम्स भरे हुए होते हैं यहाँ पर, वो एंजाइम किस प्रकार के होंगे, तो यह जो लाइसोसोम होता है वह हमने क्या कहा, प्राइमरी, मतलब पहले बनने वाला है। तो एंजाइम्स जो होंगे वह भी पहले बनने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वही एंजाइम्स यहाँ पर भरे होंगे। तो पहले बनने वाले जो लाइसोसोम है इनको हम क्या कहते हैं, नवजात एंजाइम्स यहाँ पर कह सकते हैं। तो नवजात एंजाइम्स यहाँ पर क्या होते हैं, भरे होते हैं। नेक्स्ट जो इसका कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या हो गया, अभी हमने कहा कि जो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, संचयनकारी कण पाए जाते हैं, संचयनकारी कण पाए जाते हैं। और यह संचयनकारी कण या स्टोरेज ग्रेन्यूल जो होते हैं यह क्या काम करेंगे, एंजाइम्स का संग्रहण करेंगे, एंजाइम के संग्रहण से रिलेटेड कार्य करेंगे, एंजाइम्स का संग्रहण करेंगे। अब नेक्स्ट इसकी बात करें प्राइमरी लाइसोसोम्स की, तो यह प्राइमरी लाइसोसोम्स का निर्माण किससे हुआ है, निर्माण या इसका निर्माण किससे हुआ था, इसका निर्माण या उसकी जो प्राप्ति होती है हमको लाइसोसोम्स की, प्राइमरी लाइसोसोम्स की, यह कहाँ से बना हुआ है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है अंतःप्रद्रव्य जालिका, तो अंतःप्रद्रव्य जालिका की संरचना से क्या होते हैं, ये प्राइमरी लाइसोसोम्स का निर्माण होता है। या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा दूसरा जो होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी इसको कहते हैं, इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स दोनों की संरचना के द्वारा क्या होता है, इस प्राइमरी लाइसोसोम्स का निर्माण होता है। तो अब सेकेंड जो संरचना हम देखते हैं यहाँ पर क्या होती है, सेकेंड टाइप का लाइसोसोम्स कौन सा होता है, तो सेकेंड टाइप का लाइसोसोम है सेकेंडरी लाइसोसोम्स जिसे कहते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम्स जो होते हैं वह क्या होते हैं कि इनका जो निर्माण होता है, जो जीवद्रव्य कला होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, इन जीवद्रव्य कला से इसका निर्माण होता है। निर्माण इसका कहाँ से हुआ है, जीवद्रव्य कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, इन जीवद्रव्य कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसका निर्माण होता है। अब यहाँ पर जो सेकेंडरी लाइसोसोम होते हैं, इस सेकेंडरी लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं, फेगोसोम्स भी कह सकते हैं अथवा फेगोलाइसोसोम्स भी इनको कहते हैं। तो इसे फेगोसोम्स या फेगोलाइसोसोम्स भी कहते हैं। फेगोसोम्स अथवा फेगोलाइसोसोम्स भी इसे क्यों कहते हैं, तो यह जो फेगोसोम्स होते हैं वो क्या है, सबसे पहले तो जब पिनोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती है, तो पिनोसाइटोसिस की प्रक्रिया के बाद जो फेगोसोम्स बनते हैं, फेगोसोम्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये जानते हैं हम कि फेगोसोम्स क्या है। तो भोजन की जो कण यहाँ पर लाइसोसोम क्या कार्य करता है, सबसे पहले तो पाचन से रिलेटेड काम करता है। तो फेगोसोम जो होंगे वो भोजन के ठोस कण के चारों ओर क्या कर लेते हैं,
एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो परिबद्ध हो जाती है, मतलब कवर हो जाती है, और कवर होने के बाद परिबद्ध होकर जो पृथक पृथक या अलग अलग कण बना लेती है, और इन्हीं जो कण नए बने हुए हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, फेगोसोम्स कहते हैं। तो भोजन के कण के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, उसके चारों ओर कवर हो जाती है, और कवर होने के बाद कुछ कण क्या हो जाते हैं, इनसे अलग हो जाते हैं, और अलग हुए कणों को ही क्या कहते हैं, फेगोसोम्स कहते हैं। तो फेगोसोम्स की डेफिनेशन इस टाइप से होगी। फेगोसोम्स क्या है, तो भोजन के ठोस कण के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर हो जाती है अथवा परिबद्ध हो जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन परिबद्ध होकर पृथक कण कर लेती है, या पृथक कण जो होते हैं वहां के वो अलग अलग हो जाते हैं, पृथक कण बना लेती है, पृथक कण बना देती है, जिसे फेगोसोम्स कहते हैं। इसे फेगोसोम्स कहते हैं। अब ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स होते हैं, अब इन सेकेंडरी लाइसोसोम्स का कार्य क्या होता है, तो लाइसोसोम से रिलेटेड कार्य जो होता है क्या होता है, उससे रिलेटेड कार्य तो पाचन करना। तो इसका जो कार्य या फंक्शन जो होता है वो कार्य भी क्या हो गया, कोशिकीय पदार्थ जो होते हैं या सेल ऑर्गेनल्स का जितना भी मटेरियल होता है उनका पाचन करना। तो कोशिकीय पदार्थ का पाचन, कोशिकीय पदार्थ का पाचन करना। तो प्राइमरी लाइसोसोम्स और सेकेंडरी लाइसोसोम्स दोनों की संरचना हम देखते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी लाइसोसोम सबसे पहले बना हुआ लाइसोसोम, और इनके अंदर क्या होता है, तो इनके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं, वो भी नवजात एंजाइम। नवजात मतलब पहले बनने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वही इनके अंदर भरे होते हैं। और इनका कार्य देखिए अगर हम, तो इनका जो कार्य होता है कि इनके अंतर्गत जो पाए जाने वाले संचयनकारी कण या स्टोरेज ग्रेन्यूल होते हैं वह एंजाइम्स को स्टोर करने का काम करती है। और सेकेंडरी लाइसोसोम्स की बात करें तो इनका निर्माण जो होता है वह जीवद्रव्य कला से होता है, और इनको फेगोसोम्स या फेगोलाइसोसोम्स भी कहते हैं। और फेगोसोम्स क्या है, तो भोजन के ठोस कण जो होते हैं या भोजन के जो कण होंगे उनके चारों ही और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बना लेती है, एक कवर बना लेती है। और कवर बनाने के बाद या परिबद्ध होने के पश्चात वहाँ के कण कुछ होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फेगोसोम्स कहते हैं। और इनका कार्य क्या होता है, कोशिकीय पदार्थ का पाचन करना। अब थर्ड टाइप जिसको कहते हैं, थर्ड टाइप इसका होता है स्वतः भक्षी रिक्तिकाएं अथवा ऑटोफेजिक वैक्यूल। स्वतः भक्षी रिक्तिकाएं या इसको कहते हैं ऑटोफेजिक वैक्यूल, ऑटोफेजिक वैक्यूल। ऑटोफेजिक वैक्यूल क्या है, तो कुछ लाइसोसोम्स की संरचना ऐसी होती है जो स्वतः ही क्या हो जाती है, अपने आप को डिग्रेड कर लेती है, या स्वतः ही अपने आप की कोशिकाओं को भी नष्ट कर लेती है। तो सबसे पहले इसका कार्य देखते हैं कि इनका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य जो होता है वह क्या होगा, कोशिका के जितने भी अंग होते हैं या कोशिका के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उन सभी अंगों का क्या करती है, पाचन करना। कोशिका के विभिन्न अंगों का, विभिन्न अंगों का पाचन। सबसे पहले इसका कार्य देखा हमने, तो क्या होता है, स्वतः भक्षी रिक्तिकाएं हैं या
ऑटोफेजिक वैक्यूल यह कार्य क्या कर रही है, तो कोशिका के जितने भी अंग होते हैं उन सभी को पचित करने का काम करती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्वतः लाइसोसोम्स भी इसे कह सकते हैं। इन्हें स्वतः लाइसोसोम्स भी कहते हैं। इन्हें स्वतः लाइसोसोम भी कहते हैं। अब स्वतः लाइसोसोम्स कहते हैं, इसके बावजूद यह क्या कर, इनके अंदर की एक प्रक्रिया होती है जो स्वतः भक्षण कहते हैं, जिसे स्वतः भक्षण इंग्लिश में कहें तो ऑटोफेजी कहते हैं इनको, ऑटोफेजी। अब ऑटोफेजी या स्वतः भक्षण इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो लाइसोसोम होते हैं वह कार्य क्या करते हैं, पाचन करने से रिलेटेड इनका कार्य होता है। अब पाचन से रिलेटेड यह कार्य कर रहे हैं, जब इनको क्या होता है कि कोई भी कोशिका को कोई या इस लाइसोसोम्स को जब हम कहें कि कोई पदार्थ इनको पचाने के लिए नहीं मिल पा रहा होता है, सारी सेल ऑर्गेनल्स को यह जब पचा जाता है, उस पचाने के बाद भी जब इनको और डाइजेस्ट करने की इनके अंतर्गत क्षमता होती है, तब यह अपने आप को भी या स्वयं को ही क्या कर लेते हैं, उनके स्वयं की बॉडी को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं अथवा इनका पाचन कर लेते हैं। तो यह जो प्रक्रिया होती है इसे हम कहते हैं स्वतः भक्षण कहते हैं अथवा ऑटोफेजी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्वतः भक्षण की, लाइसोसोम द्वारा क्या किया जाता है, स्वयं की जो कोशिका होती है, स्वयं की कोशिका के अंग, कोशिका के अंग का पाचन स्वतः भक्षण अथवा स्वतः भक्षण या ऑटोफेजी कहलाता है। अब यह जो स्वतः भक्षी रिक्तिकाएं होती है या ऑटोफेजी वैक्यूल्स होती है, यह वैक्यूल क्या कर रही है, इनका निर्माण कहाँ से हो रहा है, तो इनका जो निर्माण होता है या इनकी अकरेंस जो होती है वह प्राइमरी लाइसोसोम से प्राप्त होती है। तो इनका निर्माण हम देखते हैं, निर्माण कहाँ से होता है, प्राइमरी लाइसोसोम से, प्राइमरी लाइसोसोम से। प्राइमरी लाइसोसोम से जब इनकी अकरेंस मिल जाती है, उसके बाद सेकंड और फोर्थ टाइप जो होता है लाइसोसोम्स का, यह फोर्थ लाइसोसोम्स कौन सा होता है, अवशिष्ट पिंड या रेसिडुअल बॉडी। अवशिष्ट पिंड या रेसिडुअल बॉडी। ये अवशिष्ट पिंड या रेसिडुअल बॉडी क्या करती है, जब सेकेंडरी लाइसोसोम जो होता है वह सेकेंडरी लाइसोसोम्स कुछ पदार्थों को या कुछ भोज्य पदार्थों को जब नहीं पचा पाता है, तो जो अपचित पदार्थ रह जाता है या अपचित जो भोज्य पदार्थ होता है, उस अपचित भोज्य पदार्थ युक्त जितने भी लाइसोसोम्स होंगे, उन लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट पिंड कहते हैं। मतलब जो अपचित भोजन रह चुका है, उन सभी अपचित भोज्य पदार्थ को क्या कहते हैं, अवशिष्ट पिंड या रेसिडुअल बॉडी कहा जाता है। यह जब कहाँ होता है, सेकेंडरी लाइसोसोम्स के अंतर्गत। सेकेंडरी लाइसोसोम्स के अपचित भोज्य पदार्थ युक्त लाइसोसोम्स जो होंगे, उन लाइसोसोम्स को क्या कहेंगे, अवशिष्ट पिंड या रेसिडुअल बॉडी कहते हैं। तो अब चारों टाइप के जब लाइसोसोम्स हम देख लेते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि ये जो लाइसोसोम्स होते हैं, ये मेन लाइसोसोम्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो इनका जो उत्पत्ति होती है या ओरिजिन जो होता है, वो दो प्रकार के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उन दो टाइप के सेल ऑर्गेनल से क्या होता है, इनका
ओरिजिन होता है या उनकी उत्पत्ति होती है। तो ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम क्या हो गया? फर्स्ट जो ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम होता है वह तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा इनका क्या होता है? उत्पत्ति होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। सेकेंड जो होती है वो होता है जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है अथवा गोल्जी बॉडी भी जिसको कहते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी, तो इन दोनों ही सेल ऑर्गेनेल्स के द्वारा क्या हो जाता है? यहाँ पर लाइसोसोम्स का उद्भव होता है या उनकी उत्पत्ति होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमने क्या कहा कि लाइसोसोम जो होते हैं इनकी संरचना के अंतर्गत एंजाइम्स भरे होते हैं। तो इसकी संरचना में कौन कौन से एंजाइम्स भरे होते हैं? तो एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम, एंजाइम ऑफ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम्स के अंतर्गत कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो एक तो होता है न्यूक्लियेजेज एंजाइम भरा होता है, दूसरा जो होता है फॉस्फेटेजेज, फिर होता है प्रोटीएजेज, एग्जैक्टा बहुत ज़्यादा मात्रा में और भी एंजाइम्स पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः ये 3 प्रकार के एंजाइम्स यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियेजेस, प्रोटीएजेस और फॉस्फोरेजेस। अब ये तीनों ही एंजाइम्स इसके अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। अब थर्ड जो एंजाइम होता है इसका होता है नेक्स्ट टॉपिक फंक्शंस या इसके कार्य कहें। तो फंक्शंस या कार्य क्या होते हैं लाइसोसोम्स के? तो लाइसोसोम का एक सबसे बड़ा कार्य हम सब जब से पढ़ रहे हैं, लाइसोसोम शुरू किया तब से सुन रहे हैं कि इसका कार्य क्या होता है? पाचन करना। तो फर्स्ट इसका काम होता है कोशिका बाह्य पाचन, कोशिका बाह्य पाचन या एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन जिसको कहते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। और सेकेंड जो कार्य होता है वह होता है अंतःकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन या इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। थर्ड जो होता है यहाँ पर क्या होता है? हार्मोनों का स्त्रवण करना। यह भी एक इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है लाइसोसोम का, हार्मोन का सेक्रेशन या उनका स्त्रवण, हार्मोन सेक्रेशन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा कि लाइसोसोम्स की संरचना, स्थिति, उसकी परासंरचना, उसके टाइप्स, एक्सेट्रा बहुत ही ज़्यादा टॉपिक हमने लाइसोसोम्स के बारे में डिटेल में हमने पढ़ चुके हैं। थैंक यू।